एनालिस्ट को प्रिपेयर करना ही है आपको, और वो आपको इस दृष्टिकोण से भी प्रिपेयर करना है कि भाई कैसे वो हम लोगों का रिलेशनशिप 1950 से इवॉल्व हुआ है ना। तो यहाँ तो लिखा ही है कि इवॉल्विंग, तो आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा फिर उसका हिस्टोरिकल अप्रोच लिखना, और उसके बाद आज क्या सिनारियो है, और अभी जो मैंने बोला जो कंटेक्स्ट में वो है म्यूचुअल पेट्रोलिंग कैसे हुआ है, और 2020 में क्या हुआ था, और अभी ब्रिक्स समिट है, तो उस डायरेक्शन में हमको इस ऐसे को लेके जाना है और इसको लिखना है। हेलो फ्रेंड्स, मंथ ऑफ अक्टूबर में जो इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स हुए हैं उनके बेसिस पे जो एसे के प्रोस्पेक्टिव टॉपिक्स है उनकी लिस्ट में लेके आया हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं। एड्रेसिंग इंडियाज लूमिंग वाटर क्राइसिस। नाउ इशू ऑफ वाटर इज नॉट न्यू, बहुत पुराना है, लेकिन देखो अभी क्या हो गया है कि कुछ रिसेंटली कोई देयर इज वन सम ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, ऐसे कोई बॉडी है, उन्होंने कुछ अपना रिसर्च अभी पब्लिश किया। उन्होंने बोला है कि बाय 2030 ओनली, मतलब इन कमिंग 5 to 6 years, द डिमांड ऑफ वाटर विल बी मोर देन 40% बाय इट्स सप्लाई। ऐसा उनका एक शॉकिंग रिसर्च सामने आया है कि अभी आपको लग रहा है कि चल रहा है चीजें, और बहुत दिनों से ये बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को डेली रूटीन में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है उनको है, और जिनको नहीं है वो बस अपने हिसाब से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों को, कुछ लोग एनजीओ, कुछ ऐसे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, बाकी डेली रूटीन में तो इंसान कुछ उसको फॉलो नहीं कर रहा है। मेट्रो सिटीज में तो चीजें और अलग है, लेकिन अभी जो 2030 एकदम मतलब वेरी नियर बाय ऐसा है, उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये वाटर क्राइसिस वाला इशू जो है ओवरऑल, एंड इट इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड ये इशू है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में भी हमको इसको देखना चाहिए, और इस दृष्टिकोण से अच्छा खासा डेटा प्रिपेयर करके इस पे ऐसे ही लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ सिनो इंडिया रिलेशंस। 2020 में जो टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे बॉर्डर्स पे, उसके बाद अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट थोड़ा सा हुआ है पेट्रोलिंग के ऊपर, है ना। तो कुछ एक दो नाम थे जो कि एरिया है, उसके नाम आपको शायद ज्यादा मुझसे बेहतर पता होंगे अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, तो दैप्सैंग एंड डेमचौक, ये जो दो एरिया है वहां कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ है पेट्रोलिंग को लेके। तो पहली बार थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है इन दो देशों में, जिस केस में नॉर्मली ट्रेड वेड तो सब चल रहा है, लेकिन बॉर्डर के रिगार्डिंग कुछ नॉर्मली वी डोंट कम टू एन एग्रीमेंट, और म्यूचुअल कुछ हम लोग करते नहीं है, लेकिन इस बार हुआ है। और अभी ब्रिक्स समिट भी होने वाली है, तो उस कंटेक्स्ट में सिनो इंडिया रिलेशंस कैसे है, वैसे भी सिनो इंडिया रिलेशंस को प्रिपेयर करना ही है आपको, और वो आपको इस दृष्टिकोण से भी प्रिपेयर करना है कि भाई कैसे वो हम लोगों का रिलेशनशिप 1950 से इवॉल्व हुआ है ना। तो यहाँ तो लिखा ही है कि इवॉल्विंग, तो आपको स्टार्टिंग से थोड़ा सा फिर उसका हिस्टोरिकल अप्रोच लिखना, और उसके बाद आज क्या सिनारियो है, और अभी जो मैंने बोला जो कंटेक्स्ट में वो है म्यूचुअल पेट्रोलिंग कैसे हुआ है, और 2020 में क्या हुआ था, और अभी ब्रिक्स समिट है, तो उस डायरेक्शन में हमको इस ऐसे को लेके जाना है और इसको लिखना है। देन कम्स दिस यूएन रिफॉर्म्स। यूएन रिफॉर्म्स बहुत दिनों से इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा था कि वी आर एक्चुअली मतलब एवरी 7th पर्सन इन द वर्ल्ड इज इंडियन, वी आर प्रोवाइडिंग लॉट्स, मतलब मैक्सिमम मिलिट्री पर्सनल इन द यूएन पीस कीपिंग फोर्स, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंडिया वाज डिमांडिंग इट्स पोजीशन इन द P5 परमानेंट 5 जो है उसमें, और बहुत सारे कंट्रीज का सपोर्ट भी हमने लिया था। लेकिन अभी बात सिर्फ ये नहीं रह रही है, अभी बात ये चल रही है कि यूनाइटेड नेशन के जो उसका एग्जिस्टेंस है, उसका जो रीजन है, उसी पे सवाल उठ रहा है ना। क्योंकि जिस तरह से रशिया यूक्रेन हुआ, या अभी गाजा या इजराइल और ये सब चल रहा है ना, लेबनान, तो सबको दिख रहा है कि यूनाइटेड नेशंस डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस मच लार्ज पीस कीपिंग फोर्स इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो उस केस में, और उसका कारण भी है कि ये वेटो पावर वाला जो फंडा है वो हर जगह पे हर चीज को रोक देता है, और उसकी वजह से रियली वी नीड रिफॉर्म्स। ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट ही
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहले एक वर्जन उसका बना था, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बना, और उसका पर्पज ये कि भाई ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल, है ना, क्लोज टू इट्स ओरिजिनल पर्पज, और इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशंस। तो इस दृष्टिकोण से इस ऐसे को लिखना है। आउटर स्पेस वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक इंडियन कंटेक्स्ट से भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इसरो के दृष्टिकोण से, उसके जो इम्पैक्ट है सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द कंट्री, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अभी स्पेसएक्स जैसे जो प्राइवेट कंपनीज है जिन्होंने एक नया ही कुछ दौर लाया है ना, स्पेस इनोवेशंस में, उस कंटेक्स्ट में हम कहाँ खड़े हैं, है ना, क्या कर रहा है स्पेसएक्स, और इसरो फिर कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या हमारी प्रायोरिटीज है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़, तो मतलब क्या होगा कि ये टॉपिक को प्रिपेयर करने के चक्कर में आप थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, और अपना कुछ कंटेंट बना के रेडी रखोगे। तो साइंस एंड टेक के दृष्टिकोण से भी और स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है। अभी स्पेस आ गया तो फिर आपको इस दृष्टिकोण से भी प्रिपेयर करना है कि स्पेस है मतलब फिर सैटेलाइट्स है, फिर वॉरफेयर का नया एक आयाम है स्पेस, तो उसको भी आपको देखना है और लिखना है। उसके बाद है जेंडर शिफ्ट इन वर्कफोर्स, वे टू प्रॉस्पेरिटी। ये ना जैसे कि अभी एक मिनट, ये चीज मैं बताना भूल गया, ये दोनों के दोनों जो है ये ऐसे ही है। यहां मुझे लगता है ऐसे या आर्ग्यूमेंट, इन दोनों एंगल से यूनाइटेड नेशंस के बारे में लिखा जा सकता है, कि मतलब आर्ग्यूमेंट के एंगल से भी आपको पूछ सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट भी कुछ फेवर में रेडी करके रखो कि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा बोलना भी गलत है। और पीस मेकिंग मतलब सिर्फ वॉर को रोक पाना इतना ही नहीं होता है, पीस मेकिंग में और भी चीजें होती है ना, मालन्यूट्रिशन को कम कर पाना, जेंडर डिस्पैरिटी को कम कर पाना, ये भी पीस की तरफ जाने का एक अच्छा रास्ता है, मतलब वो भी जरूरी है, वो भी पार्ट ऑफ पीस है। तो यूनाइटेड नेशन पीस मेकिंग पैराडॉक्स, इसके रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है हमको, और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। देन व्हेन इट कम्स टू आउटर स्पेस, ऐसे ही फिलहाल मेरे तो दिमाग में है कि ऐसे के दृष्टिकोण से इसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए। जेंडर शिफ्ट इन वर्कफोर्स, वे टू प्रॉस्पेरिटी, ये मैं एक्चुअली इंडियन कंटेक्स्ट में ही सोच रहा हूं कि आप प्रिपेयर करो। क्या हुआ है कि कुछ डेटा या सर्वे का रिपोर्ट आया है जिससे ये साबित हो रहा है कि रिसेंटली देयर इज अ जेंडर शिफ्ट इन द लास्ट 5 years, मतलब 5 साल पहले, 2000 कोविड से जस्ट पहले ऐसी हालत थी कि वर्कफोर्स में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो था वो था 25% के आसपास, 24 पॉइंट कुछ फिगर है, 25% के आसपास, मतलब 1/4। वो अभी पिछले 5 साल में 42% के आसपास चला गया है, जो कि इतने कम समय में इतना वो बढ़ गया है। हालांकि इवन दो इट साउंड्स कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कफोर्स, लेकिन स्टिल दे आर फेसिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, है ना, क्वालिटी ऑफ जॉब, द अमाउंट ऑफ इनकम दे आर पेड एज कंपेयर टू देयर मेल कोवर्कर्स, मेल काउंटरपार्ट्स इज नॉट सफिशिएंट, एंड देयर आर अदर इश्यूज टू। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर इज वन सिल्वर लाइनिंग की कुछ एंटरप्रेन्योर के फील्ड में भी बहुत सारी वुमेन फोर्स जो है वो दिख रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसीलिए वी नीड टू प्रिपेयर ऑन दिस टॉपिक टू, क्योंकि मतलब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेके आ सकते हैं, आर्टिकल्स के बारे में भी लिख सकते हैं कि भाई हमने ऑलरेडी ये हमारे दिमाग में है ही कि इक्वालिटी, और अगर उनको सही तरीके से मौका देंगे तो सही मायने में जीडीपी सिर्फ प्रॉस्पेरिटी का ये नहीं है, मापदंड नहीं है, लेकिन और भी अगर वुमेन फोर्स पार्टिसिपेट करती है तो उनके एम्पावरमेंट को भी जो पुश मिलता है, तो ओवरऑल इट विल लीड टू प्रॉस्पेरिटी, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी, सोशल प्रॉस्पेरिटी भी। तो इस दृष्टिकोण से इस एसे की तरफ हमको देखना है, तो कुछ फैक्ट्स, फिगर्स और ओवरऑल व्हाट वी वांट टू अचीव, है ना, ये आपको ऐसे ही मुझे लगता है लिखा जाना चाहिए। देन कम्स रीइंफोर्सिंग आरटीआई, यहां इसको आर्ग्यूमेंट और ऐसे दोनों एंगल से प्रिपेयर करना चाहिए। सी इट हैज बीन फाउंड, इवन दो, मतलब ये जो डार्क ट्रुथ है कि आरटीआई जो कि बहुत जरूरी 2005 में जब आया था कि when we call ourselves democracy, we need to give right to people to demand, they can demand information from the government। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में इस तरह से दिख रहा है कि आरटीआई को रखा तो वैसे ही है ना, लेकिन इतना अंदर से उसको कमजोर बनाया जा रहा है, उसके लॉज में अमेंडमेंट्स लाना और भी इस तरह के कुछ चेंजेस करना कि आरटीआई फाइल करने वाले को भी बहुत सारी परेशानी हो और आरटीआई बस नाम के लिए रह जाए, इस तरह की अरेंजमेंट्स पिछले कुछ सालों में हुई है। तो अब
अगर हम सही मायने में चाहते कि डेमोक्रेसी सबसे टॉप पर रहे, है ना, तो आरटीआई को रीइंफोर्स करना जरूरी है। पिछले कुछ समय में जिस तरह के अमेंडमेंट्स आरटीआई में की गई है वो बहुत ही नॉट एक्सेप्टेबल लेवल के हैं, इसलिए फिर रीइंफोर्सिंग आरटीआई की तरफ देखना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसे ही मेरे दिमाग में मैक्सिमम है, आर्गुमेंट के एंगल से नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन ऐसे राइटिंग पूछ सकते हैं। द लास्ट पार्ट इज अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस वाला ही है, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरेस्ट इन इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन ये जो टॉपिक है वो इंडियन कंटेक्स्ट में आपने वैसे भी सारे एंगल से देखना ही चाहिए, पिछले कुछ सालों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन जो है वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के होते हुए और भी बाकी सब लोगों का इंटरेस्ट इंडियन ओशियन रीजन में है, उसके लिए हम लोगों को अपना जो वर्चस्व एस्टेब्लिश करना है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उस दृष्टिकोण से भी इंडियन ओशियन रीजन के बारे में हमारा क्या टेक है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में पढ़ाई होनी चाहिए। तो अभी रिसेंटली ये जो चागोस ट्रीटी हुआ है, जहां यूके ने मॉरिशस को कुछ हैंडओवर कर दिया, वो जो चागोस आइलैंड है, उसके बाद चीजें कैसी बदल गई है हमारे लिए, ये अभी रिसेंट कुछ चेंज हुआ है, लेकिन ओवरऑल फिर इंडियन ओशियन रीजन के बारे में भी हमको पढ़ना है। तो इस दृष्टिकोण से इस टॉपिक को भी प्रिपेयर करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा ही जाता है एक या दूसरा टॉपिक, तो आपको अलग अलग टॉपिक्स प्रिपेयर करके रेडी रखने पड़ेंगे, है ना। तो ये सारे जो है टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर अक्टूबर 2024। नेक्स्ट मंथ के टॉपिक लेके जल्दी हाजिर होंगे, ठीक। थैंक यू।